हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फॉर्मेसी, वहाँ पे इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का आपको स्ट्रक्चर बनाना और उसके यूज के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, आपको बना के सिखा भी देता हूँ कैसे आप याद रखेंगे। तो आपने थर्ड सेमेस्टर में पेनथ्रीन का स्ट्रक्चर जरूर से बनाया होगा, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए पेनथ्रीन का स्ट्रक्चर बनता था। तो इस तरीके से आप 3 रिंग बना लेंगे और यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग इस तरीके से ऐड कर देंगे। इस 5 मेंबर रिंग से आप OH ग्रुप यहाँ पे एक अटैच कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे एक CS ग्रुप अटैच कर देंगे और यहाँ पे आप एक CH ग्रुप अटैच कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पे O ग्रुप आप ऐड कर देंगे। तो हमारा A बन जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है। अब बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन आखिर होता क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारा एक प्रकार का स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन्स होता है जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो पहला यूज है कि टू प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यह क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। और इसके साथ साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि इसमें जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टेस्टिस हो गया हमारा प्राइमरी ऑर्गन, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारा टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बात करते हैं, जो अगला हमारा दिया है, जो हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं मेल में, सेकेंडरी ऑर्गन जैसे हमारे वास्ट डिफेंस हो गए, पेनिस हो गया, उनको भी सपोर्ट और मेंटेनेंस का काम हमारा जो है यह हमारा टेस्टोस्टेरोन करता है। आगे बात करते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि यह जो बॉडी मास है हमारे बॉडी में, बॉडी मास को इंक्रीज करता है और इसके साथ साथ जो मसल्स की स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। और हमारे जो बोन्स है, बोन्स में हमारे जो मिनरल्स की डेंसिटी है, जैसे हमारे कैल्शियम है, उनको भी इंक्रीज करने का काम हमारा टेस्टोस्टेरोन करता है। और हमारा टेस्टोस्टेरोन यह करता है कि यह एनर्जी जो लेवल है हमारे बॉडी के अंदर उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। और हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह क्या करता है कि इसकी वजह से जो सेक्सुअल वेलनेस है वह इम्प्रूव हो जाती है। तो आपने देख लिया इसका स्ट्रक्चर और इसके यूज के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। यह 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें आपको सडनाफिल जो है इसका आपको यूज लिखना है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा सडनाफिल है, ठीक है, यह क्या करता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसको मैनेज करने का काम करता है। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन का जो लिंग है, मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसको क्या करता है, इनलार्ज करने का काम करता है, मतलब पेनिस को इनलार्ज करने का काम करता है। ठीक है, सडनाफिल अगर आप ले रहे हैं। दूसरा काम है कि वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। दूसरा यूज देखिए हमारा जो सडनाफिल है यह वेसल्स जो हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि इसमें देखा गया कि यह जो पेनिस है, पेनिस को इनलार्ज करने का काम भी कर रहा है। तो इसलिए यह क्या कहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी यह यूज़ किए जाते हैं। और अगला यह कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के सिम्टम दिख रहे हैं तो उसको भी रिड्यूस, उसको भी ट्रीट करने के लिए सडनाफिल का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मोड ऑफ एक्शन में आप यही लिखेंगे कि जो हमारा सडनाफिल है ये क्या करता है, जो PDE5 जो हमारा फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होता है इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देगा। जैसे ही इनहिबिट करेगा हमारे बॉडी में, तुरंत क्या होगा, जो हमारा पेनिस आर्टियल फ्लो है वह इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही पेनिस आर्टियल फ्लो इंक्रीज करेगा, तुरंत क्या होगा कि हमारा जो पेनिस है वो इनलार्ज हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो पेनिस है उसकी साइज में इनलार्जमेंट हो जाएगी, उसकी साइज जो है बढ़ जाएगी। तो इसको अगर आप 7 मार्क्स में आ गया तो 7 मार्क्स में कैसे लिखेंगे उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने पूरा लिखा है। तो ये मैंने जो बनाया है ये पूरा
इस तरीके का जो ब्लैक कलर की दिखा है, ये मैंने बताया पेनियल आर्टियल स्मूथ मसल्स है। ठीक है, पेनिस की जो आर्टियल स्मूथ मसल्स मैंने बना दी है। अब देख लीजिए, जैसे ही हमारे माइंड में सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है, तुरंत क्या होता है कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है वहाँ से हमारा रिलीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है, अब ये क्या करता है, हमारे जो स्मूथ मसल्स है पेनियल आर्टियल स्मूथ मसल्स इंटर करेगा। इंटर जैसे किया कि तुरंत यहाँ पे होता है हमारा गॉनलेट साइक्लेज होता है, जो एक प्रकार की एंजाइम है, इसको तुरंत ये एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो हमारा जो जीटीपी है, जीटीपी हमारा कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखना, आपको ध्यान देना है, जो हमारे साइक्लिक जीएमपी है ये हमारा PDE5 जिसको बोलते हैं फास्फोडाइस्ट्रेस 5, जो एक तरीके का हमारा एंजाइम होती है, इसके प्रेजेंस में हमारा 5GMP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे यह इसमें कन्वर्ट हुआ ही, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा साइक्लिक जीएमपी है ये तुरंत एक्टिवेट कर देता है PKG जिसको बोलते हैं प्रोटीन काइनेज जी, इसको एक्टिवेट कर देगा। यह एक तरीके की एंजाइम होती है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा हमारे बॉडी में, तुरंत ये क्या करता है कि जो कैल्शियम लेवल है उसको डिक्रीज कर देगा, मतलब कि यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगा। जैसे वैसोडाइलेशन हो जाएगा तो हमारे जो आर्टियल स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी। जैसे रिलैक्स हो जाएंगी तो हमारा जो आर्टियल फ्लो है, मतलब कि हमारे पेनिस की जो आर्टियल ब्लड फ्लो है वह तुरंत इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो पेनिस है वह इरेक्शन के लिए, मतलब कि बोल सकते हैं वह सेक्स के लिए या इंटरकोर्स के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही हम सडनाफिल ड्रग देते हैं, सडनाफिल जैसे ही देंगे तो हमारा PDE5 जो यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है ये तुरंत इनहिबिट हो जाएगा। जैसे ही इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी से हमारा 5GMP नहीं बन पाएगा। जब यहाँ पे यह नहीं बन पाएगा तो हमारा PKG जो है ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पहले ये इंक्रीज होगा, साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होगा, फिर क्या करेगा ये PKG को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही PKG इंक्रीज हो जाएगा, इसमें क्या होगा, कैल्शियम में डिक्रीजमेंट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे जो हमारा इरेक्शन है वह ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो पेनिस है उसकी साइज जो है बढ़ जाएगी वह, और इंटरकोर्स के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन बना के लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, आप इस तरीके से एग्जाम में अगर 7 मार्क्स में आते हैं आप फ्लो चार्ट में बना के लिख सकते हैं, कैसे कैसे हुआ है मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया ओरल कंट्रासेप्टिव होता क्या है, और यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप 4 साल के नहीं पाए हैं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे 4 साल के क्वेश्चन पेपर मेडिसिनल के अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है ओरल कंट्रासेप्टिव, इसका मतलब समझ लेते हैं। ओरल का मतलब होता है माउथ, और जो कंट्रा मतलब होता है अगेंस्ट, और सेप्टिव मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी ड्रग जो हम क्या लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, और ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन है उसके अगेंस्ट काम करता है, मतलब उसको इनहिबिट करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। तो जो हमारे ओरल कंट्रासेप्टिव होते हैं ये क्या करते हैं, जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं, और इसको जो बर्थ कंट्रोल पिल बोलते हैं, क्योंकि यह बर्थ रेट को कंट्रोल करने का काम करती है। और इसके साथ साथ इसका जो दूसरा नाम है एंटी फर्टिलिटी एजेंट बोलते हैं। एंटी का मतलब होता है अपोजिट या अगेंस्ट बोल सकते हैं, फर्टिलिटी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। ऐसे ड्रग जो फर्टिलाइजेशन के अगेंस्ट या अपोज काम करे उसको बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी एजेंट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया मेफिप्रोस्टोन, नॉर्जेस्टेल, लेवोनॉर्जेस्टिल। तो इतना आप लिख देंगे 2 मार्क्स आराम से पा जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो सडनाफिल है मैंने अभी मोड ऑफ एक्शन उसका बताया, यूज़ मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से पूछा गया सडनाफिल और टेडनाफिल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे सडनाफिल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आपको दिखा देते हैं जो हमारा सडनाफिल है, टेडनाफिल है, इसका स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे हमारा जो टेडनाफिल का स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया। तो स्ट्रक्चर आपको खुद से देख लीजिए, तैयार करना पड़ेगा, इसमें कोई जादू नहीं इसका। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, श्योर है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेथिमाजोल है या तो इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है। 7 मार्क्स में भी अभी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है मेथिमाजोल का। तो मेथिमाजोल क्या करता है, जो हमारा परऑक्सीडेज एंजाइम है, अभी आपको थोड़ा यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा परऑक्सीडेज एंजाइम है
क्या हमारा मेथिमाजोल इसी को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। जैसे इसको इनहिबिट कर देता है तो हमारा जो T3 ठीक है और T4 जो हमारे हार्मोन्स है इसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो आइए आपको डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी क्या होती है, ऐसे थायराइड ग्लैंड होती, तितली जैसी होती है। अब इसी थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, थोड़ा हम जूम करके देखते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ऐसे देखने को मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। इस फॉलिकुलर सेल के अंदर ऐसे पतली पतली हमारी कैपिलरीज होती हैं। इसी को थोड़ा और जूम आउट करके हम देखते हैं। तो जूम आउट करके देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे पतली सी ब्लड वेसल्स होती है, इसको हमने लिख लिया, ब्लड लिख लिया। जैसे ही हमने क्या किया, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, ठीक है, आयोडीन मिलता है। अब क्या किया कि ये हमारा जो आयोडीन है हमारे ब्लड में गया, आयोडीन हमारे ब्लड में पहुंच गया। अब इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा आयोडीन बोल दिए। अब ये जो आयोडीन है यह ट्रैप कर लिया जाता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड है। जैसे ही थायराइड ग्लैंड इसको ट्रैप करेगी तो यहाँ पे यह कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा आयोडाइड है ये हमारा जो परऑक्सीडेज एंजाइम होती है, परऑक्सीडेज एंजाइम जो होती है इसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन में ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा आयोडीन में यह कन्वर्ट हुआ यह फिर आगे क्या हो जाता है कि यह हमारा जो एक प्रकार की एमिनो एसिड होती है जिसको बोलते हैं टायरोसिन एमिनो एसिड के प्रेजेंस में यह कन्वर्ट हो जाता है। हमारा यहाँ पे बनता हमारा दो चीज़ें बनती है, एक हमारा बनता है MIT बनती है, एक हमारा बनता है DIT बनती है। MIT का मतलब होता है मोनो आयोडोटायरोसिन बोलते हैं इसको, DIT का मतलब होता है डाई आयोडोटायरोसिन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक MIT और एक DIT ये मिलके हमारे बनाते हैं T3 हार्मोन्स बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दो हमारे दो हमारे DIT, यहाँ पे दो DIT मिलके हमारे बनाते हैं, हमारे T4 हार्मोन्स बनाते हैं। तो जैसे ही हम क्या कर देंगे, जैसे ही मेथिमाजोल देते हैं, मेथिमाजोल क्या करता है, इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जब इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो हमारा MIT DIT बन नहीं पाएंगे। जब हमारे MIT DIT बन नहीं पाएंगे तो T3 और T4 हमारे हार्मोन बन नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो हमारा T4 और T3 लिखा है, T4 का मतलब होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है और T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोटायरोसिन होता है। आई होप आपको यह पता चल गया होगा मेथिमाजोल का कैसे आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे मेफिप्रोस्टोन का आपको यूज़ बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेफिप्रोस्टोन आपने अभी ओरल कंट्रासेप्टिव में पढ़ा है, मैंने बताया, एग्जाम्पल में बताया था। तो मेफिप्रोस्टोन क्या करता है कि यह जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है या बोल सकते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है। और इसका यूज़ हम इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्शन को बोलते हैं पोस्ट कॉइटल कंट्रासेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यह जो होता है कि जैसे ही कोई पर्सन मान लीजिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ठीक है, उससे क्या हुआ कि आप को लग रहा कि उसको प्रेगनेंसी हो सकती है, तो क्या कर सकते हैं कि 5 डेज के अंदर आपको अगर आप दे देते हैं मेफिप्रोस्टोन तो क्या होगा कि हमारी जो प्रेगनेंसी है टर्मिनेट हो जाएगी। और क्या करते हैं, जो कॉजिंग सिंड्रोम होता है, कॉजिंग सिंड्रोम का मतलब अगर किसी भी पर्सन के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है ये लंबे समय तक अगर रिलीज होता रहता है, बनता रहता है, तो उस पर्सन को कॉजिंग सिंड्रोम हो जाता है। तो कॉजिंग सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी हम मेफिप्रोस्टोन का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर किसी भी जो फीमेल है उसका जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन जो हुआ सर्जिकल तरीके से हुआ है, तो सर्जिकल तरीके से अगर हुआ है तो उसका जो सर्विक्स है उसके सर्विक्स को सॉफ्टनिंग के लिए और उसके डायलेशन के लिए भी हम मेफिप्रोस्टोन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अगला जो हमारा यूज़ है इंपॉर्टेंट है, जो यूट्राइन
फाइब्रॉइड्स होते हैं, मतलब कि अगर जो हमारे यूट्रस होते हैं, यूट्रस के अंदर अगर कॉमन ग्रोथ हो गया है, कॉमन ग्रोथ हुआ है तो इसको हम कैंसर नहीं बोलेंगे, तो एक कॉमन ग्रोथ हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम मेफिप्रोस्टोन का यूज़ करते हैं। तो मेफिप्रोस्टोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है, तो आप इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो यहाँ पे आप प्रेडनिसोलोन और बेटामेथासोन इसका आपको यूज़ लिखना है। तो जो प्रेडनिसोलोन की पहले बात करते हैं, तो प्रेडनिसोलोन का यूज़ हम एंटी इन्फ्लामेटरी में करते हैं, मतलब कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, और एंटी एलर्जिक एजेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। मतलब यह क्या करते हैं कि एलर्जी को कम करने का काम करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे प्रेडनिसोलोन होते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को भी मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। और अब बात करते हैं बेटामेथासोन के बारे में। जो बेटामेथासोन है यह भी हमारा टॉपिकल एंटी एलर्जिक एजेंट है, मतलब कि यह भी एलर्जी को कम करता है। यह भी एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज़ होता है, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करता है। और जो स्किन होती है, स्किन की सॉफ्टनिंग के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं, और एंटी अस्थमेटिक ड्रग के रूप में भी इसका हम यूज़ करते हैं, मतलब कि अस्थमा को ट्रीट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में पूछा जाता है, राइट द यूजेज ऑफ डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन का यूज़ क्या होता है? तो डेक्सामेथासोन भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी भी पर्सन के अंदर अर्थराइटिस है उसको भी ट्रीट करने के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स है उसको भी ट्रीट करने के लिए, और अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है इन सभी क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। देखिए आगे बात करते हैं 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। देखिए इस यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, हो सकता है कि आज पूछ ले तो इसी क्वेश्चन में से ही आएंगे, और अदर क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, क्लासीफाई एंटी थायराइड ड्रग। एंटी थायराइड ड्रग क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन आप बताएंगे। फिर आगे लिखेंगे डिटेल, राइट है डिटेल नोट्स ऑन प्रोपिल थायायूरेसिल। जो प्रोपिल थायायूरेसिल है इसके बारे में आपको डिटेल नोट्स लिखनी रहेगी, ठीक है। एंटी थायराइड वाला देखेंगे आप, मैं पूरे क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है, तीन चार तरीके से पूछा गया। देख लीजिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया है। फिर आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे भी हमारा एंटी थायराइड ड्रग के बारे में पूछा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से आप एग्जाम में तैयार करके ही जाइएगा। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले एंटी थायराइड ड्रग होती क्या है इसके बारे में लिखेंगे। तो एंटी का मतलब होता है अपोज, तो यहाँ पे बता देते हैं एंटी का मतलब हो, एंटी वर्ड का मतलब होता है अपोज, और थायराइड का मतलब होता है जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ऐसी ड्रग जो थायराइड के अपोज काम करे, या बोल सकते हैं ऐसी ड्रग जो थायराइड हार्मोन्स जो होती है उसके रिलीज को, ठीक, अगर ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके रिलीज को क्या करे, इनहिबिट करे, उसको हम बोलते हैं एंटी थायराइड ड्रग बोलते हैं। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि ऐसी ड्रग जो हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करे उसको हम बोलते हैं एंटी थायराइड ड्रग। अब हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, थायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड लेवल। अगर हमारे बॉडी के अंदर जो थायराइड लेवल है बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो एंटी थायराइड ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करती है या ठीक करती है, उसको बोलते हैं हम एंटी थायराइड ड्रग बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। ग्वाइटर क्या होता है आपको पता है, घेगा रोग को बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। या इस तरीके से बोल सकते हैं एंटी थायराइड जो ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं हमारे, जो T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं उसके ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी थायराइड ड्रग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं एंटी थायराइड ड्रग हमारे बॉडी में कैसे रिलीज होती है। तो इस तरीके से आप बताएंगे। तो हमारे जो CNS होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, जो मैसेज भेजता है हमारे, जो होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इस तरीके से होता है और इसी से लगा होता है हमारी जो
पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर होती है। तो सीएनएस मैसेज भेजा हमारे हाइपोथैलेमस के बाद, अब जो हमारा हाइपोथैलेमस है यह रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। अब जो हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है यह मैसेज ले जाता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके पास। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, यहाँ से निकालती है हमारा जो हार्मोन्स यहाँ से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यहाँ से निकला। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ले जाएगा मैसेज हमारे जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गले में जो पाई जाती है इसके पास ले जाएगा। अब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड यहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं T3 और T4, दो तरीके के हार्मोन्स यहाँ से निकलेंगे। जो हमारे T3 है इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो यहाँ पे जो T3 इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो टायरोसिन बोलते हैं, और हमारा जो T4 है इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, जो सीएनएस है मैसेज भेजा हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस से हमारा जो हार्मोन्स रिलीज होगा हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होगा। ये मैसेज ले जाएगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है यह स्टिमुलेट करता है हमारे जो थायराइड ग्लैंड है। अब इसको स्टिमुलेट कर दिया तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये निकालती है यहाँ पे T3 और T4, दो तरीके के हार्मोन्स निकालती है। तो हमारे अगर बॉडी में इन दोनों का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में रिलीज होने लगता है, तो उस कंडीशन में पर्सन को हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाता है। जब हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाता है उसी को बोलते हैं गॉइटर बोलते हैं या ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। तो इसको हम ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं, एंटी थायराइड ड्रग देते हैं। एंटी थायराइड ड्रग देते, जब एंटी थायराइड ड्रग देंगे तो ये क्या करेगा, इन्हीं के प्रोडक्शन को क्या करेगा, इन्हीं के प्रोडक्शन को कम कर देगा। तो हमारा जो हाइपर थायरॉइडिज्म था ये हमारा ट्रीट हो जाएगा। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए वही चीज़ें लिख के बता दी, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, आगे अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके क्लासिफिकेशन में पहला हमारी जो ड्रग आती है, पहला इसमें लिखना ड्रग विच इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस। पहला जो हमारी ड्रग रहेगी यह क्या करेगी, जो हार्मोन्स है जो T3 T4 हार्मोन्स है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। ठीक है, इसमें हमारे 3 ड्रग आते हैं। ठीक है, तीनों ड्रग यही हमें मेडिसिनल में पढ़ने, इसमें से 2 ही ड्रग पढ़ने मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, और बाकी हमें नहीं पढ़ने हैं। दूसरी हमारी जो ड्रग आती है ड्रग विच इनहिबिट द आयोडाइड ट्रैपिंग। दूसरा क्या कहता है, जो आयोडीन का ट्रैपिंग होती है उसको इनहिबिट करेगा। इसमें 2 ड्रग हमने लिखी यहाँ पे। हमारा जो तीसरा आता है ड्रग विच इनहिबिट हार्मोन्स रिलीज, ऐसी ड्रग जो हार्मोन्स के रिलीज को इनहिबिट करे। ठीक है, मतलब कि T3 T हार्मोन्स जो है T4 हार्मोन्स उसके रिलीज को इनहिबिट करेगा। आगे बात करते हैं हम, जो चौथा हमारा इसमें आता है ये क्या करता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स टिश्यू होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इसमें हमारे 2 चीज़ आते हैं। पहला हमारा आता है आयोडीन 131 आता है, एक आयोडीन 125 आता है, जो एक तरह के रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लासिफिकेशन में यही इतना आपको लिख देना है। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया हमारे क्वेश्चन पेपर में कि आपको डिटेल नोट्स लिखनी है जो प्रोपिल थायोयूरेसिल है उसके बारे में। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है कि जो हमारे प्रोपिल थायोयूरेसिल है एक प्रकार के हमारे एंटी थायराइड ड्रग होते हैं। मतलब कि यह क्या करते हैं कि जो हाइपरथायरॉइडिज्म है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो थायराइड हार्मोन्स है उसके सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। मतलब कि जो T3 T4 हार्मोन्स थे उनके सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देंगे। जब उनका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में, उनकी सिंथेसिस हमारे बॉडी में कम हो जाएगी तो जो हाइपरथायरॉइडिज्म था उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आपको इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे बना के लिखना, मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे एक हमारा यूरेसिल रिंग होती है इस तरीके से, और एक हमारा थायो ग्रुप यहाँ पे लगा रहता है, एक हमारे यहाँ पे प्रोपिल चैन होती है, तभी इसका नाम पड़ा है प्रोपिल
थायोयूरेसिल पढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मोड ऑफ एक्शन में क्या लिखेंगे? मोड ऑफ एक्शन में यही लिखेंगे, 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, ये क्या करता है, जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम है उसी को क्या इनहिबिट कर देंगे। जैसे ही हमारे बॉडी में पर ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगी तो T3 और T4 जो हार्मोन्स है इनका भी फॉर्मेशन, इनका सिंथेसिस क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जैसे तो मैंने अभी आपको 2 मार्क्स में जो मेथिमाजोल है वहाँ पे मैंने इसका मोड ऑफ एक्शन बताया। जैसे हमारा जो प्रोपिल थायोयूरेसिल है, जैसा उसका मोड ऑफ एक्शन वैसे हमारा जो है मेथिमाजोल का था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख के थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी मान लीजिए कि यह हमारी थायराइड ग्लैंड है इस तरीके से। अब थायराइड ग्लैंड को थोड़ा हम जूम करके देखते हैं तो हमारे इस तरीके से दिखती है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। तो इस तरीके के फॉलिकुलर सेल दिखेगी, फॉलिकुलर सेल दिखेगी। अब यहाँ पे ऐसे पतली पतली हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब इसी को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ब्लड वेसल्स को ऐसे बना दिया और हमारी जो हमारी थी, ठीक है, जो हमारे फॉलिकुलर सेल थे वहाँ यहाँ पे इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ब्लड। ठीक है, ये हमने लिख दिया फॉलिकुलर सेल, ये हमने बनाया है इतना बड़ा सा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने आयोडीन क्या किया, आयोडीन हमने लिया, इनटेक किया, आयोडीन हमने लिया तो ये हमारे पहुंचा ब्लड में पहुंच गया। तो अब इसको बोलेंगे प्लाज्मा आयोडीन बोल देंगे। अब ये क्या करेगी, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है इस आयोडीन को ट्रैप कर लेगी। ठीक है, जैसे ही ट्रैप करेगी तो ये हमारा बन जाएगा आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा जो आयोडाइड है ये हमारा पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो होती है इसके प्रेजेंस में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन में जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे एक हमारी एंजाइम होती है, एमिनो एसिड होती है, जिसको बोलते हैं टायरोसिन एमिनो एसिड के प्रेजेंस में हमारा जो आयोडीन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है MIT में, और हमारा कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे DIT में। MIT का मतलब होता है मोनो आयोडोटायरोसिन, DIT का मतलब होता है डाई आयोडोटायरोसिन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमारा जो MIT है, एक MIT और एक DIT मिलके बनाते हैं हमारे T3 हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा दो हमारे DIT, ठीक है, 2 हमारे DIT मिलके बनाते हैं हमारे T4 हार्मोन्स बनाते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम प्रोपिल थायोयूरेसिल देते हैं तो हमने प्रोपिल थायोयूरेसिल जैसे ही हमने ड्रग दिया ये क्या करेगा, इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जैसे ही एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो आगे की प्रोसेस हो नहीं पाएगी, मतलब कि MIT DIT बन नहीं पाएंगे। जब हमारे बॉडी में MIT DIT बन नहीं पाएंगे तो T3 और T4 हार्मोन बन नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन है। इसके मोड ऑफ एक्शन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्लड में मैंने बताया कि आप खाना खाते हैं तो उसमें आयोडीन होता है। ठीक है, आयोडीन क्या हो, अब हमारे कहाँ पे पहुँच गई, ब्लड में पहुँच गई, तो उसको हमने बोल दिया प्लाज्मा आयोडीन। तो हमारी ये थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकुलर सेल है मैंने ये बनाया है। तो यहाँ पे इसकी ट्रैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ट्रैपिंग हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आयोडाइड में। तो ये आयोडाइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम कन्वर्ट में हमारा आयोडीन में चेंज हो जाता है। फिर टायरोसिन जो एमिनो एसिड होता है इसका प्रेजेंस में MIT DIT में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे एक MIT एक DIT मिलके हमारे T3 हार्मोन्स बनाते हैं, और यहाँ पे हमारे 2 DIT मिलके हमारे बनाते हैं T4 हार्मोन्स बनाते हैं। जैसे हम प्रोपिल थायोयूरेसिल देते हैं तो ये क्या करता है, इसी पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जैसे इसको इनहिबिट कर देगा तो आगे की प्रोसेस हो नहीं पाएगी, मतलब कि हमारे बॉडी में T3 T4 हार्मोन्स बन नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रोपिल थायोयूरेसिल काम करता है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। देखिए, जब भी पूछा जाएगा तो सबका यूज जरूर से आप लिखेंगे। तो प्रोपिल थायोयूरेसिल का यूज यह है कि जो हाइपर थायरॉइडिज्म है, मतलब कि अगर हमारे बॉडी में
थायराइड हार्मोन से ज़्यादा बन गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम मतलब कि प्रोपिलथायायूरेसिल देते हैं। और अगर किसी भी पर्सन को ग्रेव्स डिजीज़ है या ग्वाइटर है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम प्रोपिलथायायूरेसिल का यूज़ करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें बताना आपको कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं इसका नॉमेनक्लेचर आपको बताना और इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री आपको यहाँ पे बतानी है। तो 7 मार्क्स में आता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं सफिशिएंट अमाउंट में बताऊंगा, आप 7 और 10 दोनों में लिख सकते हैं। जो सबसे पहले जान लेते हैं स्टेरॉइड आखिर होता क्या है। जो स्टेरॉइड होता है एक प्रकार का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका जो ये हमारे बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज की जाती है, मतलब होती है, ठीक है। और हमारा जो स्टेरॉइड्स होता है इसका मेन काम है कि जो बॉडी है उसका ग्रोथ करना, उसका डेवलपमेंट करना, यही इसका मेन काम है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड में एक हमारी स्टेरॉइडल रिंग होती है और इस स्टेरॉइडल रिंग में क्या होती है 17 कार्बन्स होते हैं और 4 रिंग इसमें होती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये हमारा स्टेरॉइड का रिंग बना है, पूरा स्टेरॉइडल रिंग है, ठीक है। इसमें देख लीजिए हमारे जो है 4 रिंग है, 1 2 3 4 रिंग आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 17 कार्बन्स, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 17 कार्बन्स इसमें हमारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे बना दिया हूँ उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल हमारे जो कार्बन इसमें 17 कार्बन हैं। और इसमें हमारी रिंग कितनी है, 4 रिंग है, 1 2 3 4 रिंग है। तो उसी को बोलते हैं हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर में आपको यही लिखना है कि आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा पेनन्थ्रीन। तो पेनन्थ्रीन यहाँ पे भी आपको काम आएगी। तो पेनन्थ्रीन का जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन को जब ऐड करवाएंगे, जब इसमें हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ है कि हमने हाइड्रोजनेशन करवाया यहाँ पे, तो इस तरीके का हमारा पर हाइड्रोपेनन्थ्रीन बना, ठीक है। इसी को बोलते हैं पर हाइड्रोपेनन्थ्रीन। अब इसका हम क्या करते हैं, इसमें एडिशन करवाते हैं साइक्लोपेंटेन का। जैसे हम इसका एडिशन करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोपेनन्थ्रीन बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइडल न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा बन गया, हमारा जो है स्टेरॉइड्स बन गया। अब बात करते हैं जो हमारे स्टेरॉइड होते हैं, इसकी अगर स्केलेटन की बात करते हैं तो इसमें जो 17 कार्बन्स होते हैं, मैंने आपको दिखा दिए 17 कार्बन पूरा गिन के बताए हैं। और इसमें क्या होते हैं कि इसकी नंबरिंग जो होती है हम ए वाले रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो नंबरिंग स्टार्ट हुई है ए वाले रिंग से ही स्टार्ट हुई है। तो वही चीज़ें लिखी गई हैं। हमारे जो स्टेरॉइड होते हैं इसके नॉमेनक्लेचर में आप यही लिखेंगे। इसमें 3 रिंग जो होती है, मतलब कि हमारा जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, 3 रिंग ए बी सी जो रिंग है यहाँ पे दिखा देते हैं। जो ए बी सी है ये हमारे इसमें साइक्लोहेक्सेन है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक जो हमारी डी वाली रिंग है ये हमारी साइक्लोपेंटेन है। तो हमारी 3 रिंग जो हो गई ए बी सी, ये हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है। एक हमारी साइक्लोपेंटेन रिंग इसमें ऐड किए हैं। जब हम इसमें ऐड किए हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वह हमारा साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोपेनन्थ्रीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 3 हमारे ए बी सी रिंग जो हमारे हैं पर हाइड्रोनेप्थालीन के हैं, ठीक है। तो और जो हमारा यहाँ पे जो डी वाला रिंग है यह हमारा है साइक्लोपेंटेन का। इसको ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमारा बन जाएगा जो है साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोपेनन्थ्रीन बन जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे की जो कहानी है तो यहाँ पे अब नॉमेनक्लेचर की बात है। अगर आपको जो 70 कार्बन इस तरीके से आपको दिखेंगे, अगर 17 कार्बन रहेंगे तो उसको बोलते हैं गोनेन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं सी, जो अगर मतलब कार्बन की संख्या जो अगर 17 रहेगी तो उसको हम बोलते हैं गोनेन बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या अगर 18 हो जाती है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं एक कार्बन और हमने ऐड कर दिया तो उसको तब हमारा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा स्ट्रेन का बन जाएगा। तो स्ट्रेन यहाँ पे लिख उठा है। अगर क्या करते हैं कि एक कार्बन और हम यहाँ पे ऐड कर दिए, पहले तो ये हमने ऐड किया था यहाँ पे 18, यहाँ पे हो गया 17 पहले था तो हमारा गोनेन था, एक हमने ऐड किया तो ये हमारा स्ट्रेन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं एक कार्बन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मतलब 19वां कार्बन हो गया। अगर कार्बन की संख्या 19 रहेगा तो उसको बोलते हैं एंड्रोस्टेन बोलते हैं। एंड्रोस्टेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करते हैं और एक कार्बन हम क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब कि एक कार्बन यहाँ पे बढ़ा लगा देते हैं, एक कार्बन यहाँ पे लगा लेते हैं। मतलब कार्बन की संख्या अगर 21 कर देते हैं
ठीक है, कार्बन की संख्या अब हमने क्या कर दी 21 कर दी, तो हमारा जो हो गया प्री गेन बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कार्बन की संख्या 24 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 21 तक था, 21 में क्या कर दिया हमने और ऐड कर दिया 24 तक कर दिया कार्बन की संख्या, तो हमारा हो गया कोलेन बन गया। कोलेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर हम कार्बन की संख्या जो है अगर हम 27 तक कर देते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे 27 तक देख लीजिए कार्बन की संख्या कर दिए तो हमारा क्लोस्टेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो स्टेरॉयडल रिंग है इसमें अगर जो सॉलिड लाइन रहेगी, सॉलिड वाली लाइन ये जो दिख रही है, तो हमारा क्या करता है बीटा कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने का काम करता है। अगर यहाँ पे जो डॉटेड लाइन रहेगी ऐसे डॉटेड है तो हमारा अल्फा कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने का काम करती है। तो यहाँ पे हमारा इसको जो हमारा गोनेन यहाँ था, गोनेन का स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, तो गोनेन को ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। गोनेन का अगर हमने क्या कर दिया सॉलिड लाइन यहाँ पे दिखा दिया कि ठीक है, इधर हमने क्या दिखा दिया यह जो हमारे डॉटेड लाइन है, तो इसको बोलेंगे 5 अल्फा गोनेन बोलेंगे। अब क्या कर रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं इधर साइड में, मतलब बीटा कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहे हैं इधर साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 बीटा गोनेन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इसका भी एग्जाम्पल में बता सकते हैं अगर 10 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप सॉलिड लाइन एक ऐड कर देंगे और यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझा देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं, ये वाला यहाँ पे बना रहे हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर हमने बना लिया इसका। अब यहाँ पे एक कार्बन लगा लेते हैं 18 वाला, मतलब बन गया हमारा स्ट्रेन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे क्या करते हैं एक सॉलिड लाइन इधर हम दिखा देते हैं और एक सॉलिड लाइन जो है यहाँ दिखा देते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ऐसे ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दिए, हाइड्रोजन यहाँ पे भी, हाइड्रोजन यहाँ पे भी। अब क्या कर देते हैं एक डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन को यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। अब इसको हम बोलते हैं 5 अल्फा एस्ट्रेन बोलेंगे, 5 अल्फा एस्ट्रेन बोलेंगे। अब क्या करेंगे दूसरे पॉइंट पे अगर हमें बीटा वाला दिखाना रहेगा, बीटा स्ट्रेन कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से बनेगा। पहले आप बना लीजिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिए मान लीजिए आपने। अब क्या करते हैं कि यहीं पे जो हमारा एक यहाँ पे था, एक हमारा जो डॉटेड वाला था, यहाँ पे एक सॉलिड और बना लेंगे, मतलब यहाँ पे एक सॉलिड लाइन वाला और बना लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सॉलिड वाला बना लिए। यहाँ पे क्या करते हैं एक डॉटेड बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे एक सॉलिड वाला बना लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड मतलब डॉटेड लाइन बना लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा ये अभी हमारा सॉलिड लाइन बना लेते हैं। तो ये अब हमारा जो स्ट्रक्चर बन गया ये हमारा बनेगा 5, यहाँ पे 18 कार्बन नंबर 18 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे इसको बोलते हैं 5 बीटा स्ट्रेन बोलेंगे, 5 बीटा स्ट्रेन बोलेंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप बना के हर सबका ऐसे बना के आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही भर जाएंगे पे। बात करते हैं जो हमारे स्टेरॉयड है उसके स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टेरियोकेमिस्ट्री में यही लिखेंगे जो हमारे स्टेरॉयड होते हैं इसमें हमारे 6 सिमेट्रिक कार्बन्स पाए जाते हैं। तो इसमें हमारे 6 सिमेट्रिक कार्बन्स जो होते हैं, एक हमारा यहाँ पे हो गया, एक हमारा यहाँ पे और यहाँ पे हमारे 6 इसमें हमारे एसिमेट्रिक कार्बन्स। तो हमारे 5 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 और 10, 13 और 14 नंबर पे हमारा जो है एसिमेट्रिक कार्बन्स आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं आगे, हमारी जो अगली पॉइंट लिखी गई है, हमारा यहाँ पे जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं ये 2 कॉन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक हमारा हो गया चेयर फॉर्म, एक हमारा होता है बोट फॉर्म। ठीक है, तो चेयर फॉर्म बोट फॉर्म आपने 3rd सेमेस्टर में पहले ही पढ़ लिया है। हमारे जो चेयर फॉर्म होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं, बोट फॉर्म में आपने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि इसकी एंगल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ही लेस होती है। तो यहाँ पे जो हमारे स्टेरॉइड न्यूक्लियस होते हैं ये ज़्यादातर जो होते हैं साइक्लोपेंटेन जो हमारी रिंग होती है इसको एग्जिस्ट करने का काम करते हैं, मतलब कि चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे जो चेयर फॉर्म हमारे मोस्टली स्टेरॉइड्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक हमारी रिंग ए हो गई, एक ए हो गई, एक ए यहाँ पे मैंने 4 बना दिया। तो आपने स्टेरॉइड का देखा तो इसमें भी 4 था, 1 2 3 4 था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक चेयर फॉर्म में, एक चेयर फॉर्म ए, एक चेयर फॉर्म में, एक यहाँ पे बोट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा देख लीजिए एक हमारी रिंग थी यहाँ पे ए,
साइक्लोहेक्सेन रिंग, साइक्लोहेक्सेन रिंग, साइक्लोहेक्सेन रिंग, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन रिंग, सेम वही कंडीशन यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है, अगर बीटा साइड है, बीटा साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बीटा साइड में अगर जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे सॉलिड लाइन रहेगी। अगर हमारे अल्फा चैन में मतलब जुड़े रहेंगे कि वहाँ पे तब डिनोटेड लाइन, मतलब अगर बीटा साइड में रहेंगे तो उसको हम सॉलिड लाइन से डिनोट करेंगे, अगर हमारे अल्फा साइड में जुड़े रहेंगे तो यहाँ उसको हम डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हमारा 5 अल्फा स्टेरॉइड्स रहेंगे मतलब कि AB रिंग जो रहेगी, ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसफॉर्म में रहती है। अगर हमारा जो 5 बीटा स्टेरॉइड्स रहेंगे तो हमारा जो रिंग ए वाली और ए वाली ये हमारे सिस फॉर्म में रहेंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो आगे बात करते हैं कि इफ़ जो रिंग ए है और बी है, फ्यूजन सिस एंड ट्रांस बोथ पोजीशन, अगर दोनों साइड क्या होती है कि दोनों साइड में क्या होता है सिस और ट्रांस पोजीशन पॉसिबल होती है और पॉसिबल आर अननोन, ठीक है, इट इज़ इंडिकेट बाय द वेविंग लाइंस बॉन्ड, तो उसको हम वेविंग लाइन से डिनोट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस तरीके से अगर दोनों साइड क्या होता है कि जो सिस ट्रांस आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे वेविंग लाइन से ऐसे हम डिनोट कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें आपको ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होता है इसके बारे में एक शॉर्ट नोट आपको लिखनी है, और जो हमारे मीफेप्रोस्टोन है, नॉर्जेस्टिल है और लीवोनॉर्जेस्टिल है, इसके आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताना। तो जो क्वेश्चन नंबर आपने पहले ही मैंने आपको बता दिए इन सबको। क्वेश्चन नंबर आपने अगर सेकंड वाला देखा तो इसमें मैंने ओरल कंट्रासेप्टिव होते क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया, इसका क्लासिफिकेशन भी बता दिया, और जो मीफेप्रोस्टोन, लीवोनॉर्जेस्टिल, नॉर्जेस्टिल है, इन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके यूजेस के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। इसको यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है, मैंने सभी के बारे में बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके सिर्फ मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से ओरल कंट्रासेप्टिव होती क्या है यहाँ से आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया, तो मैं यहाँ पे बार बार नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले बताते हैं मीफेप्रोस्टोन स्ट्रक्चर और यूजेस, आप क्वेश्चन नंबर 2 से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मीफेप्रोस्टोन क्या होता है कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देख लेते हैं। जो मीफेप्रोस्टोन ड्रग होती है मैंने वहाँ पे भी बताया था, ये क्या करता है जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर है उससे बाइंड करेगा, जैसे ही बाइंड करेगा तो वहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है उसके रिलीज को इनहिबिट कर देगा या रोक देगा। तो ये है मीफेप्रोस्टोन का काम। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैंने और अलग तरीके से लिखा, अच्छे तरीके से मैंने बताया। तो मीफेप्रोस्टोन क्या करता है, जैसे ही हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर उससे बाइंड करता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पाया जाता है हमारे यूट्रस में, तो उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो हमारा क्या होगा डिसिडुअल नेक्रोसिस हो जाएगा और रिदमिक यूट्राइन कंट्रक्शन हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि जैसे ए होगा मतलब कि डिसिडुअल नेक्रोसिस होगा, मतलब कि यहाँ पे डी अटैचमेंट ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम द एंडोमेट्रियम हो जाएगी। फिर क्या होगा कि अगर रिदमिक यूट्राइन कंट्रक्शन होगा तो मतलब कि यहाँ पे क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम द यूट्रस। अब आपके माइंड में चल रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझा देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे यूट्रस मैंने इस तरीके से ऐसे बना दिया, तो मैंने यहाँ पे यूट्रस बना दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बेबी है, बेबी को भोजन वोजन कैसे मिलता है, हमारी होती है अम्बिलिकल कार्ड होती है, ठीक है। अम्बिलिकल जो कार्ड है ये हमारी जुड़ी होती है हमारी प्लेसेंटा से। ये मान लीजिए हमने लिख दिया प्लेसेंटा, लिख दिया प्लेसेंटा से मिलता है, ये हमारी हो गई अम्बिलिकल कार्ड, ये हमारा हो गया बेबी, हो गया बेबी में लिख दिया अम्बिलिकल कार्ड, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पूरे इसको बोलेंगे यूट्रस, बोलेंगे यूट्रस बोल दिए। अब क्या होता है कि जैसे ही हम मीफेप्रोस्टोन देते हैं, मीफेप्रोस्टोन क्या करता है डिसिडुअल नेक्रोसिस का मतलब ये है कि ये हमारा जो अम्बिलिकल कार्ड है इसकी सेल को क्या करेगा नेक्रोसिस मतलब डेड कर देगा, डेड कर देगा। जैसे ही डेड हो जाएगी इसकी सेल तो क्या होगा कि जो बेबी है, बेबी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वह मिल नहीं पाएगी। तो ये क्या होगा कि ये हमारे जो यूट्रस है इससे बाहर निकल आएगा, इस तरीके से बाहर निकल आएगा। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा डिसिडुअल नेक्रोसिस क्या होता है। अब बात करते हैं रिदमिक यूट्राइन कंट्रक्शन। तो आपको पता है जो हमारे यूट्रस होती है इसमें तीन लेयर ऐसे पाई जाती हैं। एक हमारी जो लेयर होती है सबसे अंदर वाली उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम बोलते हैं।
एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। तो हमारा रिदमिक यूट्राइन कंट्रक्शन का मतलब यही है कि हमारा जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जब ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी जो हमारा बेबी रहेगा ये हमारा क्या होगा, यूट्रस से बाहर निकल जाएगा। जब हमारे यूट्रस से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा तो मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर, मतलब यूट्रस के अंदर बेबी पलेगा नहीं। जब बेबी पलेगा नहीं तो मतलब प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वही चीज़ें मैंने जो बताई अभी आपको, वही चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख के बताई है कि मतलब कि एबॉर्शन कैसे करना है। एबॉर्शन कैसे करेंगे, तो मिफोप्रोस्टोन दिए, मिफोप्रोस्टोन ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर से बाइंड किया। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज को बंद कर देगा। जब रिलीज बंद हो जाएगा मतलब डेसिडुअल नेक्रोसिस हो जाएगा। डेसिडुअल नेक्रोसिस का मतलब है कि जो हमारी अम्बिलिकल कार्ड है इसकी सेल जो है वह नेक्रोसिस मतलब डेड हो जाएंगी। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है रिदमिक यूट्राइन कंट्रक्शन का मतलब है कि जो हमारी इंडोमेट्रियम लेयर है ये बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो हमारा जो बेबी रहेगा ये हमारे यूट्रस से बाहर निकल आएगा। जो हमारे यूट्रस से बाहर निकल आएगा मतलब कि वहाँ पे एबॉर्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं मिफोप्रोस्टोन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम, जो हमारे यहाँ पे पूछा गया है नॉर्जेस्टिल और लीवोनॉर्जेस्टिल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जो नॉर्जेस्टिल है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही लिखेंगे। जो नॉर्जेस्टिल हमारा होता है ये बाइंड करता है हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर होते हैं और एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं, इनसे बाइंड करेंगे। जैसे ही इनसे बाइंड करेंगे तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, इसका जो सिक्रेशन, इसका जो रिलीज है वह स्लो हो जाएगा। जैसा इनके रिलीज स्लो हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है इसका भी रिलीज स्लो हो जाएगा जो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। जब ये हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो हमारा ओवल्यूशन होगा नहीं। जब हमारा ओवल्यूशन होगा नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, मतलब कि प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ पे GnRH जिसको बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो यहाँ से ये सिक्रेट नहीं होगा तो हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगी। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगी तो हमारा एंड्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे नहीं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नॉर्जेस्टिल काम करता है। मैंने बताया जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा रहा था, तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्जेस्टिल जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से उसका यूज होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों का सेम होता है, लीवोनॉर्जेस्टिल और नॉर्जेस्टिल का। तो मैंने लिख दिया, जैसे आपने नॉर्जेस्टिल का यहाँ पे देखा है उसी तरीके से आप लीवोनॉर्जेस्टिल का भी वहाँ पे लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में यही पूछा गया, जो हमारे थायराइड होते हैं और एंटी थायराइड जो ड्रग होते हैं इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है और इसके यूज के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं। जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। थायराइड जो ग्लैंड्स होती है हमारी लोकेटेड होती है, हमारा जो नेक होता है, मतलब जो फ्रंट पार्ट होता है नेक का, वहाँ पे यह लोकेटेड होती है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारा नेक है, जो नेक का फ्रंट पार्ट है यहीं पे हमारी होती है थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो क्या करती है कि थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उसको निकालने का काम करती है। जो मोस्टली 2 हार्मोन से सिक्रेट करने का काम करती है। पहला हमारा आता है T3 हार्मोन, दूसरा हमारा आता है T4 हार्मोन। जो हमारा T3 है इसका फुल फॉर्म होता है टायरोसिन होता है, और जो हमारा T4 होता है इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं। आइए देखते हैं हमारे बॉडी में कैसे सिंथेसाइज होता है। मैंने पहले भी बता चुका है इसके बारे में, अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा तो वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया। तो इस तरीके से हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। इस थायराइड ग्लैंड को मैंने यहाँ पे जूम करके थोड़ा बड़ा करके देखा, तो इस तरीके के फॉलिकुलर सेल दिखते हैं और इसके अंदर ऐसे ब्लड की कैपिलरीज दिखती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को थोड़ा हम बड़ा करके यहाँ पे बना लिए हैं, इसी को जूम करके यहाँ पे बना लिए हैं। तो मान लीजिए आपने खाया, आयोडीन खाया, आप खाने में आयोडीन लेते हैं, तो आयोडीन कहाँ पे जाती है, हमारे ब्लड में जाती है। इसको हमने बोल दिया प्लाज्मा आयोडीन बोल दिए। अब इस आयोडीन का ट्रैपिंग करता है हमारा, कौन करता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, मतलब फॉलिकुलर सेल। ये मैंने फॉलिकुलर सेल बनाई है, तो फॉलिकुलर सेल इसकी ट्रैपिंग करेगी तो ये हमारा आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा आयोडाइड है, ये हमारा जो आयोडाइड परऑक्सीडेज एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में यह कन्वर्ट हो जाता है हमारा आयोडाइड 2 में, मतलब कि यहाँ पे जाता है टायरोसिन के पास। टायरोसिन इन दोनों से
ये दोनों आपस में मिलके मतलब टायरोसिन और I2 जो हमारे ये दोनों आपस में मिलके हमारा थायरोसिन आयोडीनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाते हैं हमारे MIT बनाते हैं और DIT बनाते हैं। MIT का मतलब होता है मोनो आयोडोटायरोसिन होता है, DIT का मतलब होता है डाई आयोडोटायरोसिन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक MIT एक DIT मिलके बनाते हैं हमारे T3 हार्मोन्स बनाते हैं। और हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो दो DIT मिलके बनाएंगे T4 हार्मोन्स। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो हमारे थायराइड ग्लैंड है यह हार्मोन्स दो तरीके की बनाती है, एक हमारा T3 एक हमारा होता है T4। तो वही चीज़ें लिखी गई जब आप क्या करते हैं आयोडीन को टेक करते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका क्या आता है आयोडीनेशन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि हमारा जो आयोडीन है आयोडाइड है या आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारा आयोडाइड टायरोसिन से मिलके हमारा बनाता है MIT DIT बनाता है। फिर इससे हमारे T3 T4 हार्मोन्स बनते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जो थायराइड हार्मोन्स इसका काम क्या है हमारे बॉडी में। तो थायराइड हार्मोन्स क्या करती है कि हमारे जो बॉडी है उसके ग्रोथ के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, इसेंशियल होती है। अब बात करते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके भी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए भी यह हेल्पफुल रहती है। और बात करते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और प्रोटीन होते हैं इन दोनों के मेटाबॉलिज्म को भी ये बढ़ाने का काम करते हैं। जो हार्ट रेट है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है मतलब कार्डियक आउटपुट है इनको भी इंक्रीज करने का काम हमारा थायराइड हार्मोन्स करता है। अब अगर मान लीजिए कि हाँ जो थायराइड हार्मोन्स है ये अगर हमारे बॉडी में घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में इनकी कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। मतलब कि जो थायराइड हार्मोन्स है जब उसकी कमी हो जाएगी तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर इनकी जो मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है मतलब ज़्यादा इनका सिक्रेशन होने लगता है T4 T3 हार्मोन्स का तो वो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं इसके एनालॉग मतलब ड्रग के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में दिया है L-थायरॉक्सिन दिया है जिसको बोलते हैं लीवोथायरॉक्सिन बोलते हैं। एक आपने पढ़ा है आपके सिलेबस में दिया है L-थायरोनिन दिया है। ठीक है, दो तरीके के हार्मोन्स हमारे दिए, इसके एनालॉग दिए गए हैं थायराइड हार्मोन्स के। तो हमारे इसमें देख लीजिए कि यह हमारे जो होते हैं ये हमारे सिंथेटिक थायरॉक्सिन होते हैं। ठीक है, इसका यूज़ है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा गट है यह हमारे गट में एब्जॉर्ब होने का काम करता है। इसका अगर पूछता है एग्जाम में स्ट्रक्चर के बारे में तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन अगर पूछा जा सकता है तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसको यहाँ से देख के बना सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा लीवोथायरोनिन है तो लीवोथायरोनिन जो होता है यह भी हमारा सिंथेसाइज किया जाता है, जो हमारा T3 है उसी को बोलते हैं। ठीक है, यह इमरजेंसी कंडीशन में हमारा यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो अगर इमरजेंसी कंडीशन में चाहिए मतलब कि जो डिफिशियंसी है थायराइड हार्मोन्स को अगर उसको हमें दूर करना है तो हम तब क्या करते हैं लीवोथायरोनिन का यूज़ करते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है। यह हमारा जो होता है लीवोथायरॉक्सिक के फॉर्म में भी आता है। यह मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक का होता है मतलब कि इसमें जो T3 T4 जो है दोनों हार्मोन से मिक्स करके हमारा यह बनाया जाता है। मतलब कि 4% इसके रहते हैं 1% इसके रहते हैं, मतलब 4:1 में यह हमारे रहते हैं। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। जो हमारे ए एनालॉग हैं मतलब जो हमारे L-थायरॉक्सिन है और जो हमारे L-थायरोनिन है ये दोनों हैं हमारे एनालॉग हैं मतलब थायराइड ड्रग हैं। यह थायराइड ड्रग क्या करते हैं, ये हमारे जो हाइपोथैलेमस है इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारे एनालॉग हैं इसको स्टिमुलेट करेंगे तो ये क्या करता है कि हमारे जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है इसको क्या करेंगे इनके सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। जैसे इनका सिक्रेशन बढ़ा देंगे मतलब इनके स्टिमुलेशन को बढ़ा देते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है जो थायराइड हार्मोन्स है यह ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने रहता है। जब हमारे बॉडी में ज़्यादा रिलीज होने लगेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वह हमारा क्या हो जाएगा वो ट्रीट हो जाएगा। अब बात करते हैं एंटी थायराइड ड्रग के बारे में। एंटी थायराइड ड्रग जो है मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 7 मार्क्स वाले सॉल्व किए हैं वहाँ पे मैंने बता दिए हैं, वहाँ से जाके इसको आप देख सकते हैं।
जो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डिफरेंट टाइप के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इसके बारे में यहाँ पे बताना है। और जो हमारे कार्टिसोन होते हैं, प्रेडनिसोलोन होता है, इसका स्ट्रक्चर देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता क्या है। यह जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ये जो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होती है। जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है वह हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इसको सीक्रेट करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो हमारे इसमें मेडुला देखने को मिलता है और कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। जो हमारा यही एड्रिनल कॉर्टेक्स है यही हमारे स्टेरॉइड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इसको बनाने का काम करता है। अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का आखिर काम क्या है। तो पहला इसका काम है कि जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है इसको मतलब मेंटेन करना, इम्यून रिस्पॉन्स को मेंटेन करना, ठीक है, और जो हमारे इन्फ्लामेशन है उसको रेगुलेट करना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करना, मतलब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे ब्लड में उसको उसके लेवल को बनाए रखना, बिहेवियर के बारे में बताने का काम करता है हमारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं। अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एक हमारे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। तो हमें पढ़ना यही है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। ये हमारे जो होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, मतलब कि जो इन्फ्लामेशन है उसको सप्रेस करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इम्यूनिटी है उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है इसके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करने का काम करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा कॉर्टिसोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, बेटामेथासोन है, डेक्सामेथासोन है। यही हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो हमारे जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो ये हमारे जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये क्या करते हैं, हमारे जो वाटर हमारे बॉडी में जो वाटर हैं, ठीक है, और हमारे जो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है इसको बैलेंस या रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसमें हमारा एल्डोस्टेरॉन आता है, ठीक है। तो हमें पढ़ना यही है, तो हमें इसी से मतलब है। अब बात करते हैं हम अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। जितनी भी सारी ड्रग हैं इसके सेम ऐसे मोड ऑफ एक्शन लिख देंगे जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा, सिर्फ आपको यहाँ पे ड्रग का नाम चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है या बाइंड करता है हमारे GR जो हमारा रिसेप्टर होता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। अभी आपको डिटेल में समझाते हैं इसको, आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तुरंत क्या करेगा, जो हमारे फास्फोलाइपेज एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देगा। जैसे ही फास्फोलाइपेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो हमारे जो बॉडी में इन्फ्लामेशन रहेगी वह हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा देते हैं। तो हमारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये बाइंड करते हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो फास्फोलाइपेज A2 है इसे ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। जैसे ही इनहिबिट करेगा तो हमारा जो आर्किडोनिक एसिड है ये हमारे बॉडी में इनहिबिट हो जाएगी। जैसे ये इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा जो है कॉक्स लॉक्स आपने पहले ही पढ़ा है, कॉक्स लॉक इनहिबिट हो जाएंगे। कॉक्स का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस और लॉक्स का मतलब होता है लिपोऑक्सीजिनेस। जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो हमारे जो बॉडी है इसके अंदर ना तो ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे, ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, ना तो थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगा, ना तो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। तो इस तरीके से हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड काम करते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, पहले आपने पढ़ चुका कि हमारे बॉडी में जैसे मान लीजिए कहीं पे भी हमारी सेल है, सेल में इंजरी होती है। यहाँ पे आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमारी सेल है, सेल में जैसे ही इंजरी हुई तो इंजरी होती है तो हमारे जो फास्फोलाइपेज जो A2 है तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेट हो जाएंगे तो इससे बनता है हमारे आर्किडोनिक एसिड बनता है। आर्किडोनिक एसिड बनता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। तो जैसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं तो यही क्या करता है, हमारा जो हमारा यहाँ पे फास्फोलाइपेज A2 है इसी को क्या करता है, इनहिबिट कर देगा। जैसे ही इनहिबिट कर देगा ना तो आर्किडोनिक एसिड बन पाएगा, ना तो हमारे कॉक्स लॉक्स बन पाएंगे, ना तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ल्यूकोट्राइन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये नहीं बन पाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा नहीं। तो इस तरीके से हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड काम करते हैं। अब बात करते हैं कॉर्टिसोन के बारे में। कॉर्टिसोन जो होता है एक तरीके का हमारा जो होता है
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वहाँ से रिलीज होती है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहाँ से रिलीज होने का काम करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आप एग्जाम में बना दीजिएगा। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया मोड ऑफ एक्शन कि ये क्या करते हैं, जो हमारे कॉर्टिसोन है, कॉर्टिसोन बाइंड करेंगे GR जो हमारा रिसेप्टर है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, इससे बाइंड करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, जो फास्फोलाइपेज A2 है एंजाइम है, यह इनहिबिट हो जाएगा। जैसे ही इनहिबिट हो जाएगा तो आर्किडोनिक एसिड नहीं बन पाएगा, ना तो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका यूज है कि जो कॉर्टिसोन है ये क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी शो करते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। मैंने यहाँ पे अभी मोड ऑफ एक्शन में बताया कि ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करते हैं और इसके साथ एंटी एलर्जिक एजेंट भी होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, एलर्जी को कम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन है उस टाइम भी ये हमारे हेल्पफुल रहते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर ल्यूकेमिया हो जाता है या लिम्फोमास हो जाता है, मतलब लिम्फोमास का मतलब जो लिम्फ का कैंसर हो जाता है, तब भी इसका हम यूज़ करते हैं। और अगर ल्यूकेमिया हो जाता है तो उस टाइम भी हम इसका यूज़ करते हैं। अगर किसी भी पर्सन के अंदर जो स्किन डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, मतलब कि स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसको भी कम करने के लिए हम कॉर्टिसोन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्रेडनिसोलोन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेडनिसोलोन जो होता है यह हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। यह क्या होता है, यह भी हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है यह हमारा सीक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। जो हमारे प्रेडनिसोलोन होता है यह क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने का काम करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कम करने का काम करता है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब कि जो एलर्जीज होती हैं उसको ट्रीट करता है, कैंसर को ट्रीट करता है। इन सभी के लिए हम प्रेडनिसोलोन का यूज़ करते हैं। तो हमारे जो कॉर्टिसोन और हमारे जो प्रेडनिसोलोन है इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, बस थोड़ी सी चेंजेस आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे देख लीजिए OH ग्रुप ऐड है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे लगे हैं, डबल बॉन्ड O लगे हैं, तो यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सेम उसी तरह है आपके जो मैंने मोड ऑफ एक्शन बताया, जैसे ही कॉर्टिसोन का मैंने बताया सेम आप लिखेंगे, प्रेडनिसोलोन में वही वाला लिख देंगे। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। यह भी हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। यह भी हमारा जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। और इसके साथ साथ एंटी एलर्जिक एजेंट के रूप में भी यूज करता है, मतलब कि यह एलर्जी को कम करने का काम करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए। तो अगर 10 मार्क्स में भी आता है, मैंने बता दिया कैसे आप लिखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और आपको किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।